2 साल का राजा। ये कब चित्र है दोस्तों? मल्लगढ़ का राजा कीरत सिंह को शिकार खेलने का बहुत शौक था। राजकाज से फुर्सत मिलने के बाद वह शिकार खेलने निकल पड़ता। आज वह वि, विकेटा वन विकेट विकेटन वन में शिकार खेलने आया हुआ था। वन में शिकार के पीछे घूमते घूमते कीरत सिंह बुरी तरह थक गया। बहुत थक गया हूँ, कुछ देर यहाँ पेड़ के नीचे सुस्ता लूँ। यह सोच वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, सुस्ताने लगा। अभी उसकी नज़र एक विचित्र तोते पर पड़ी। ओह, कैसा सुंदर पंचरंगा तोता है! ऐसा तोता मैंने आज तक नहीं देखा। इसे पकड़ना चाहिए। और वह दबे पांव आगे बढ़कर तोते को पकड़ना चाहा, पर तोता फुर से उड़ गया। ओह, यह तो उड़ गया। यहाँ ऐसे हाथ नहीं आएगा। इसे तीर से घायल करना होगा, तब यह हाथ लग आएगा। और यह सोच कीरत सिंह ने धनुष संभाला और घोड़े पर बैठा और तोते के पीछे हो लिया। और तोता आगे आगे और कीरत सिंह पीछे पीछे। तभी आकाश में उड़ता पतरंगा तोता जाने कहाँ गायब हो गया। अरे, कहाँ गया? अभी तो एक क्षण पहले वह आकाश में उड़ रहा था। हैरत में डूबा वह आकाश की ओर देख रहा था। राजन, क्या आप इस प्रकार आश्चर्य आकाश में क्या देख रही हैं? राजन कीरत सिंह चौंका और उसकी तरफ देखा। कौन हो तुम? राजन, मेरा नाम लीलाधर है और मैं बहेलिया हूँ। पक्षी पकड़ कर बेचना मेरा धंधा है। मैं इसी वन में झोपड़ी में रहता हूँ। वह युवक बहेलिया है। पक्षी पकड़ना, पहचानना पहचान इसका धंधा है। पतरंगे तोते के विषय में अवश्य जानता हुआ। सोचकर उसने लीलाधर से कहा, लीलाधर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछिए राजन, फिर मैं किस काम आ सकता हूँ, मुझे खुशी होगी। लीलाधर, मैं मल्लगढ़ का राजा कीरत सिंह हूँ। इस वन में शिकार खेलने आया था। यहाँ वन पर 5 रंगों वाले तोते को देखा तो सोच में पड़ गया, पकड़ लूं, पर वह जाने कहाँ ओंझल हो गया। क्या तुम उस पतरंगे तोते के विषय में कुछ जानते हो? ओ राजन, वह पतरंगा तोता कोई साधारण तोता नहीं। वह कुछ दिनों से इस वन में दिखाई देने लगा है। मैंने कई बार तोते को अपने जाल में फंसाना चाहा, परंतु वह चालाक हर बार मेरे जाल में नहीं फंसा। लीलाधर, क्या तुम पतरंगे तोते को हम पर का जादू का असर कर दिया है? लुभावना रूप अभी तक हमारी आंखों के सामने है। हमें हर हाल में वह तोता चाहिए। क्या तुम हमारा यह कार्य कर सकते हो? राजन, पतरंगे तोते को पकड़ना है तो मुश्किल काम, पर मैं आपके लिए पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, हम तुम्हें 8 दिन का समय देते हैं। 8 दिन के अंदर तुम पतरंगे तोते को पकड़कर हमारे पास नहीं लाए तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। महाराज का हुक्म सिर आंखों पर। लीलाधर को यह आदेश देख कीरत सिंह मल्लगढ़ की ओर लौट गए। और मल्लगढ़ लौटकर उसने राजकीय सुनार हरदेव को बुलाया। आप रतनजीत पिंजरा बनाइए। पिंजरा 2 दिन में बनाकर तैयार हो जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। उधर वेकटावन उधर वेकटा चल रहा वन में। लगता है मेरे जीवन के दिन पूरे हो गए हैं। पतंगे तोते को पकड़ना असंभव कार्य है। आज से 8 दिन पश्चात राजा कीरत सिंह मेरे हाथों मेरी हत्या हो जाएगी। यह विचार आते ही वह भय से कांप उठा। और उसी वह भी नींद नहीं आई और सारी रात करवटें बदलता गुजारी। रात बीतने के साथ भोर होने पर होने वाली थी। उसकी आंख लग गई। तभी उसे सपने आया। बापू, तुम? हाँ लीलाधर, मैं तुम्हारी परेशानी में पड़े देखकर मुझसे रहा नहीं गया। हाँ, मुझे तेरे सपने में आना पड़ा। सुन, पतरंगे तोते को लेकर चिंता न कर। हाँ, चिंता है ना? हाँ बापू, पतरंगा तोता मेरी जान का जंजाल बन गया।
अगर मैं उसे 8 दिन के अंदर नहीं पकड़ पाया तो मल्लगढ़ का राजा कीरत सिंह मुझे मौत के घाट उतार देगा। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ना ही पतरंगे तोते को पकड़ने के लिए तुम एक अद्भुत सा जाल बुनना होगा। अभी तुम मेरा बात अपने सिरे में सफल होगा। अदृश्य अदृश्य जाल कैसे और किस वस्तु का बना होगा बापू? मैं तो इस विषय में कुछ नहीं जानता। उसी उसी विषय में तो तुझे बताने आया हूँ लीलाधर। सुन, तेरी झोपड़ी दक्षिण दिशा की ओर चलने पर लाल रंग के पत्ते वाला एक झाड़ी है। उसके पत्ते ओंकली में कूटकर पत्तों को लुदगी बना। फिर उस लुदगी को खींच खींच कर बारीक तार बना। उस लुदगी के तार पहली नज़र में दिखाई नहीं देते हैं और बहुत ध्यान से देखने पर लुदगी को खींचे खींचे तारों दिखाई पड़े देते हैं। तो उन तारों से एक जाल बना कर जंगल की धरती पर बिछाना और पतरंगा तोता बड़ी आसानी से उस जाल में फंस जाएगा। आह बापू, तुमने बड़ी अच्छी बात बताई और मैं ऐसा ही करूँगा। कल सुबह होते ही मैं लाल झाड़ी के पत्ते की लुगदी बनाकर उसे तार खींचूंगा। मेरे बच्चे, ऐसा करने में तेरी भलाई है। और इतना कहकर जगाधर बहेलिया अदृश्य हो गया। और तभी लीलाधर की आंख खुल गई। ओह, यह क्या मैं सपना देख रहा था? क्या सपने में स्वयं मेरे बापू जगाधर मुझे अदृश्य जाल के बारे में बताने आए थे? तो लीलाधर उसी समय उठकर झोपड़ी से बाहर गया। ओह, भोर हो चुकी है। अब मुझे भोर का सपना देखा सुना था, भोर का देखा सपना सच्चा होता है। तब मैं मुझे दक्षिण दिशा में चलकर लाल पत्ते वाले झाड़ी की खोज करनी चाहिए। और लीलाधर को दक्षिण दिशा में चल पड़ा। कुछ दूर जाने पर ओह, गहरी लाल पत्तों वाली झाड़ी। लीलाधर ने झाड़ी की बहुत सारी पत्ते को तोड़ा और झोपड़ी में वापस आकर पत्तों की ओखली में डाला और उसके पश्चात लुगदी से तार खींचने लगा। जल्दी ही पत्तों की लुगदी बनाकर तैयार की। सचमुच लुगदी के तार बहुत ही महीन व न दिखाई देने वाले हैं। और इस प्रकार लुगदी के से खींचे गए तारों से अपना जाल का निर्माण किया। उसका सारा दिन जाल बनाने में बीत गया और अगले दिन उसने अदृश्य जाल को जंगल में फैलाया। पतरंगा तोता आज इस जाल में अवश्य फंसेगा। वह वह उस एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया और मल्लगढ़ में, लीजिए महाराज, रतन जड़ित पिंजरा बना लाया हूँ। सचमुच तुमने अच्छा पिंजरा बनाया है। राज की सुनार को पुरस्कार दे राजा वहां से विदा किया। उधर दोपहरी में होने पर पतरंगा तोता उड़ता हुआ केचाट केचाल वन में आया। वो पृथ्वी पर कैसी सूखी सूखी मिर्च पड़ी है। मुझे पृथ्वी पर उतरना इन मिर्चों को खाना चाहिए। और यह सोच पतरंगा तोता पृथ्वी पर उतरा और लाल मिर्च कर कुतर कुतर कर खाने लगा। आह, मिर्च लाल मिर्च की लालच में पतरंगा तोता आखिर आ ही गया। लेकिन चालाक तोते को क्या पता इस समय जाल में फंसा हुआ है। और मिर्च खा करने के पश्चात पतरंगा तोते ने उड़ान भरना चाहिए। ओह, यह तो मेरा पंजा किसी वस्तु में फंसा है। मैं चाहकर भी नहीं उड़ पा रहा हूँ। पतरंगा तोता जाल में फंसा बेबस पंख फड़ा रहा था। यही वह समय था जब खुशी से उछलता हुआ लीलाधर पेड़ के पीछे से बाहर निकला। आह, बापू द्वारा बताई गई मेरी यह चाल कामयाब हुई। जैसे ही लीलाधर जाल से फंसे तोते के पास पहुंचा। लीलाधर, मुझे मत पकड़ो। लीलाधर बुरी तरह चौंका। यह तो मनुष्य की बोली बोल रहा है। लीलाधर हैरत में पड़ा देखकर तोता पुनः बोला। लीलाधर, हैरत में ना पड़ो, कोई साधारण तोता नहीं हूँ। मैं गंधर्व राज चित्रगंध हूँ। मेरे प्रतिदिन तोते के रूप में धर कर
गंधर्व लोक से पृथ्वी पर भ्रमण करने आता हूँ। तो फिर तुम कौन हो? और तुम गंधर्व ओह, तो तुम गंधर्व राज है। जानकर लीलाधर आचार्य का ठिकाना न रहा और अगले ही पल वह उदास होकर बोला, यदि ऐसी गंधर्वराज, मैंने आपकी बड़ी मेहनत से पकड़ा है। यदि मैंने आपको छोड़ दूंगा तो कीर्त सिंह मुझे नहीं छोड़ेगा, वह मुझे मौत की घाट उतार देगा। यदि ऐसी बात है तो लीलाधर, तुम मुझे इसी समय पकड़कर राजा कीर्त सिंह के पास ले चलो। जो आ गया गंधर्वराज, और लीलाधर जाल में फंसे तोते को बाहर निकाला और फिर लेकर वह उसी समय मल्लगढ़ की ओर चल पड़ा। लीलाधर, तुम्हें एक बात कहनी है, मुझे भूल कर भी राजा कीर्त सिंह को मेरा असली परिचय न देना। ठीक है गंधर्वराज, मैं ऐसा ही करूंगा। और लीलाधर तोते को राजा कीर्त सिंह के पास पहुंचाया। ओह लीलाधर, तुम आ पहुंचे, तोता ले आए। तुमने तो असंभव कार्य को संभव कर दिखाया। लीलाधर के आगे बढ़कर कीर्त सिंह को पतंगा तोता सौंप दिया। कीर्त सिंह ने उसी समय प्रधानमंत्री को आदेश दिया, प्रधानमंत्री जी, लीलाधर को बहुत ही नायाब तोता ला कर दिया है। लीलाधर को राज की अतिथि में ठहरा जाए और आज लीलाधर को अतिथि बनाकर एक माह तक मल्लगढ़ में रहेगा। चौक गया महाराज। प्रधानमंत्री लीलाधर के साथ लेकर राजकीय अतिथि गृह में ले गए और तब खुशी में डूबा हो कीर्ति सिंह पतरंगे तोते को लेकर अपने महल में पहुंचा। पतरंगे तोते, हमने तुम्हारे लिए रतन जड़ित पंजरे का बनवाया है, आज तुम इसी में कैद रहोगे। कीर्ति सिंह ने यह गंधर्व सुन तोता बोल पड़ा, राजन, इस रतन जड़ित पिंजरे में कैद रहना तो दूर, मुझे किसी कोई भी कैद नहीं कर सकता। ओह, तुम तो मनुष्य की बात ही बोलते हो। राजन, मैं तोता नहीं बल्कि गंधर्वराज चित्रगंधु। चित्र गंधर्वराज? हाँ राजन। मैं जब तोते ने अपने विषय में विस्तार से कीर्ति सिंह को बताया, सारी बात जानकर, यदि तुम वास्तव में गंधर्वराज हो तो मेरे सामने अपने असली रूप में आओ। अभी लो राजन। और कीर्ति सिंह के हाथों में से उछल उछल कर तोता हवा में फड़फड़ाया। अगले ही पल, ओह, तो तुम वास्तव में गंधर्वराज हो? हाँ राजन, अब मेरी बात विश्वास आया? राजन, दूसरे लोक का राजा तुम्हारे राज्य में आया है, क्या तुम रतनजीत पिंजरे में कैद करने का स्वागत करोगे? नहीं नहीं गंधर्वराज, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पंचरिंगे तोते नहीं, अब तो हमारे सामान्य अतिथि हो। और कीर्ति सिंह ने आदर सहित गंधर्वराज को चित्र सिंह को अपने समीप बैठाया। गंधर्वराजा, मेरे अहोभाग्य, आप हमारे राज्य में आए। ओह, वो भी तोते के रूप में एक कैदी बनकर। गंधर्वराज, इस बात पर कीर्ति सिंह ठाका लगा के हंस पड़े। बहुत देर तक दोनों विभिन्न विषयों पर वार्तालाप करते रहे। पश्चात, राजन, अपने परिवार के विषय में बताइए, आपके परिवार में कौन कौन है? हमारा परिवार? परिवार का जिक्र आते ही राजा कीर्ति सिंह उदास हो गए। यह देखकर गंधर्वराज ने उससे कहा, राजन, जैसे मैंने आपके परिवार के बारे में पूछा आप दुखी हो गए, इसका कारण क्या आप मुझे अपने परिवार के विषय में बताना नहीं चाहते? गंधर्वराज, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा कोई परिवार हो तो उसके विषय में आपको कुछ बताऊं भी। माता पिता, भाई बहन आदि मेरे कोई भी नहीं है और विवाह अभी तक मेरा हुआ नहीं। ओह, यह बात है राजन, क्षमा करना, मैंने आपको दुखती रख पर को छेड़ दिया। गंधर्वराज, जब आपने छेड़ ही दी तो आपको अपने परिवार के बारे में अवश्य बताऊंगा। कभी कभी दुख भरी यादें याद करने से दिल बहुत सुकून मिलता है। हाँ, यह बात तो है राजन। सुनिए गंधर्वराज, मुझे अपने परिवार के विषय में कुछ भी याद नहीं, पर हमारे व्यर्थ प्रधानमंत्री राजदेव बताते हैं कि राज के 13 वर्ष पूर्व मेरा परिवार हरा भरा था और
मल्लगढ़ पर मेरे स्वर्गीय पिताजी महाराज निश्चित राज करते थे। मेरा एक जुड़वा भाई विजित, जो 3 वर्षीय बहन पद्मा भी थी। माँ महारानी दया की गोद में हम तीनों भाई बहन सुख चैन से पल बड़े रहे थे। तभी हंसते खेलते परिवार पर कहर टूट पड़ा। कहर 23 वर्ष पूर्व अपने परिवार पर उठे कहर के बारे में भी कीर्ति सिंह गंधर्वराज को बताने ही वाला था कि सहसा उसे कुछ याद आया। उसने गंधर्वराज से कहा, गंधर्वराज, मैंने सुना है कि गंधर्व मनुष्य के भूत वर्तमान भविष्य तीनों के बारे में जानते हैं। तुमने ठीक सुना राजन। यदि ऐसा है गंधर्वराज, तो आप मुझसे मेरे परिवार के विषय में पूछ क्यों रही हैं? आप बताइए कि 23 वर्ष पूर्व मेरे परिवार के साथ कैसा क्या टूटा था। राजन, यह खूब रही। मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर तुमने मुझसे ही दिलवाना चाहती हो। कोई बात नहीं, अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, तो दीजिए गंधर्वराज। राजन, 23 वर्ष पहले जब तुम अपने परिवार के सुख चैन से रह रहे थे, तो मल्लगढ़ के पड़ोसी राज्य मुकंदरपुर अहिरावल ने मल्लगढ़ पर आक्रमण किया। तुम्हारे पिता राज निस्वार्थ शांति प्रिय थे। उस समय उनके पास वैसे ही सैन्य कम थी और मुकंदपुर के राजा के पास शक्तिशाली सेना। दोनों राज्यों की सेनाएं भयंकर युद्ध हुआ। शत्रु सेना निर्थित बहुत सी सेना नष्ट कर दी, लेकिन इस संग्राम में राजा निश्चित मारे गए। हाँ, निश्चित मारा गया। अब ये देश पर मेरा अधिकार होगा। ओह महाराज, पर राजा अहिरावत ने वार कर दिया। लेकिन वीरगति को पाते ही देख प्रधानमंत्री राजदेव चौके और महाराज को दिवगत हो गई है। अब निश्चित ही हीरावत मल्लगढ़ को राजमहल पर आक्रमण करके महारानी दया और बच्चे को मारने का प्रयत्न करेगा। इससे पहले हीरावत अपनी योजना में सफल हो, मुझे महल जाकर महारानी को यह जानकारी दे देनी चाहिए। और उसने सोते ही प्रधानमंत्री राजदेव अपने घोड़ा युद्ध भूमि से राजमहल की ओर दौड़ा दिया और हाफता हुआ राजमहल में महारानी के सम्मुख पहुंचा। महारानी जी, बात ही ऐसी है, युद्ध भूमि में महाराज वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रधानमंत्री जी, आप इतने घबराए क्यों? क्यों क्या? और राजा नीरद की मृत्यु के समाचार रानी जय को ऐसा भूचाल आया कि उसके मुंह से दुख से उतर गया। यह देख महारानी जी, एक वीर की मौत मरे हैं और आप एक महारानी हैं। एक महारानी को इस तरह आप हिम्मत से काम ली और आप अपनी और बच्चों की रक्षा करो। दुश्मन किसी भी क्षण आने वाला है। ओह, तब मैं क्या करूं प्रधानमंत्री जी? महारानी जी, आप दोनों युवराज और राजकुमारी को लेकर सिरधी मल्लगढ़ से दूर चली जाए और उत्तराधिकारी के प्राणों की रक्षा होनी इस समय बहुत आवश्यक है। तो क्या मैं कायरों की तरह रात छोड़कर चली जाऊं प्रधानमंत्री जी? महारानी जी, यह सिवा कोई चारा नहीं है। आप देर न करें, अन्यथा दुश्मन किसी पल यहाँ आ गया तो सिरधी द्वार गुप्त द्वार से महल के शिवालय की पहाड़ियों वाले जंगल में चली जाए और वास्तु स्थिति के अनुकूल होने पर सिरधी आपसे मिलने शिव पहाड़ियों के जंगल में आऊंगा और आपको वापस मिलकर चली आना। शायद तुम इस समय ठीक ही कह रही हो प्रधानमंत्री जी, हमें ऐसे ही करना चाहिए। और लेकिन युवराज कीरत सिंह इस समय यहाँ नहीं है। दासी उसे राज के उद्यान में घुमाने ले गई है। ओह महारानी जी, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। दुश्मन कभी भी यहाँ आकर कुछ भी कर सकता है। और ईरत सहसा कुछ सोचकर महारानी बोली, महारानी जी, युवराज कीरत का ध्यान उद्यान से बुलाकर लाने का समय नहीं है। आप छोटे युवराज व राजकुमारी को लेकर चलिए जाइए।
युवराज कीरत की सुरक्षा का जिम्मा मेरा रहा। मैं उनका बाल विवाह नहीं होने दूंगा और निश्चित होकर आप युवराज कीरत को मेरे भरोसे छोड़ जाइए। यह सुनकर महारानी ठंडी आंखें भरती हुई बोली, हाँ, लगता तो यही करना होगा। और जया उसी समय विजय और पद्मा को लेकर गुरुद्वार से शिवलिंग की वाले जंगल की ओर चल पड़ी। हमारे दुर्भाग्य रणभूमि में सुहाग मृत पड़ा हुआ है और अब अपनी दोनों बच्चों की सलामती के लिए राज्य से दूर हो रही हूँ। उधर रणभूमि में राजा अही रावत रावल ने अपनी सेना का आदेश दिया। सैनिकों, राज्य राजा निरिथ तो मारा जा चुका है। अब पूरे जोश से माल्यगढ़ के राज महल पर धावा बोल दो। और अही रावल के आदेश देने की देर थी कि माल्यगढ़ के राजमहल पर दौड़ पड़े और राजा नीरथ की सेना मनोबल निश्चित की मौत के रूप में साथ टूट चुका था। अब दुश्मन को राजमहल की ओर आते देख बुरी तरह कांप उठी। अब महाराज नीरथ के परिवार की खैर नहीं। कुल अरिरावत महारानी व बच्चों को महाराज महाराज की तरह मौत की घाट उतार देगा। उधर महारानी के जाने के बाद प्रधानमंत्री राजदेव दौड़ा दौड़ा उद्यान में दासी के पास पहुंच गया। युवराज कीरत को लेकर उद्यान में आई हुई थी। दासी जल्दी ही युवराज कीरत को जितनी जल्दी हो सके हमारे महल हमारे महल में ले जाकर मेरी पत्नी को सौंप दो। जो गया प्रधानमंत्री। दासी ने तुरंत कीरत को लेकर प्रधानमंत्री के महल की ओर चल दी। उधर महल में नशे में चूर उधर विजय के नशे में चूर अहिरावत ने राजमहल में प्रवेश किया। राजा नीरथ के परिवार को महल में ही होगा। अब हमें नीरथ के परिवार का सफाया करना चाहिए। और अहिरावत रावल राजा नीरथ के परिवार महल में ढूंढा, कोई पता नहीं मिला। ओह, नीरथ की पत्नी और बच्चे धरती खा गई, आसमान निकल गया। सारा महल छान मारा लेकिन नीरथ का परिवार का एक भी संदेश साथ नहीं लगा। और भल्ला कर वह महल में घूम रहा था। प्रधानमंत्री राजदेव हाथ जोड़े विनत के सामने जो विनत भल्लादेव वह महल में घूम रहा था कि भी प्रधानमंत्री राजदेव ने हाथ जोड़ विनय पूर्वक कहा, महाराज, अब तो आप मल्लगढ़ के राजा हैं। आपकी समस्या का हल करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं जानता हूँ महाराज कि नीरथ व महारानी अपने बच्चों के साथ इस समय कहाँ छुपी हुई है। कौन हो तुम? तुम राजा नीरथ के परिवार के बारे में कैसे जानते हो? महाराज, मैं मल्लगढ़ का प्रधानमंत्री राजदेव हूँ। महारानी जया अपने दोनों पुत्र के साथ इस समय महल में छिपी हुई है। ओह, तो यह है बात है। तभी तो महल में हमें नीरथ के परिवार को नहीं मिला। अहिरावल ने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, तुरंत प्रधानमंत्री जी के महल की ओर चलो। और अहिरावल के आदेश पर पालन करते पहले ही, क्षमा महाराज, क्षमा, सैनिकों को ऐसा आदेश न दें। उसी समय अहिरावल की बुद्धि में बिल पड़ गई। क्यों प्रधानमंत्री जी? पर महाराज, यदि आप सेना के साथ मेरे महल में जाएंगे तो महारानी सजग हो जाएगी और अपनी ओर सेना को आते देख कर वह आत्महत्या कर सकती है। महाराज, आप शायद नहीं जानते कि महारानी जया अति सुंदरी है। मैं चाहता हूँ कि आप उसे अपनी रानी बना ले, इसलिए आपके पास अकेले ही जाएं। ओह, तो ऐसी बात है। हम अकेले ही तुम्हारे साथ तुम्हारे महल में महारानी जया के पास चलेंगे प्रधानमंत्री। और सेना को वहीं छोड़ अहिरावल अकेला ही प्रधानमंत्री राजदेव के साथ चल पड़ा। और अहिरावल
को जब अपने महल में एक गुप्त कक्ष में, महाराज महारानी जया इसी कक्ष में अपने बच्चों के साथ है, इस द्वार इस द्वार के कक्ष में चले जाइए। तो क्या हम तुम्हारे साथ क्या तुम हमारे साथ नहीं चलोगे प्रधानमंत्री? नहीं महाराज, मैं चाहता हूँ आप महारानी जी से एकांत में मिले। ओह प्रधानमंत्री, तुम लगता है तुम जरूरत से ज्यादा ही बुद्धिमान हो। और अहिरावल मुस्कुराता हुआ कक्ष में घुसा। ओह, किसे पता था कि मावलगढ़ के साथ साथ हमें महारानी जया सुंदरी, आदित्य रूप सुंदरी भी मिलेगी। और अरिरावल ने कक्ष में प्रवेश किया और अरिरावल ने तत्काल ही मुड़कर देखा। आह, यह तुमने द्वार बंद बंद हो गया। आखिर प्रधानमंत्री ने यह द्वार क्यों बंद कर दिया? और तुनक कर राजदेव बोला, प्रधानमंत्री जी, तुमने यह क्या बेहूदगी है? अरे राहुल, बेहूदगी यह नहीं है कि मैंने, यह बेहूदगी वह है जो तुम कर चुके हो और करने जा रहे हो। क्या मतलब? अरे राहुल, तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम जैसे दुष्ट राजा महारानी जया स्वीकार कर ले सकती है? मूर्ख, मैं भला तुम्हें इस प्रकार महारानी के पास लाता? यह सुनकर राहुल का माथा ठनका। लगता है तुम मेरे साथ धोखा हुआ है, प्रधानमंत्री ने गुस्से में बोलते बोला। अरे राहुल, तूने महाराज को मारकर अपने एक्स में अपराध किया है। अब तुम अपराध की सजा मिलेगी। तू इसी कक्ष में भूखा प्यासा सड़कर मरेगा। ओह, मैं तो इस चालाक प्रधानमंत्री के कुचक्कर में बुरी तरह फंस गया हूँ। अब इस कक्ष से बाहर कैसे निकला जाए? यह सोचकर वह राजदेव से बोला, प्रधानमंत्री जी, तुम हमारे साथ इस प्रकार हंसी ठिठोली न करो और हमें जल्दी से कक्ष से बाहर निकालो। हम वादा करते हैं तुम मल्लगढ़ का राजा बनाकर हम अपने राज्य वापस लौट जाएंगे। थू करता हूँ तुम्हारे इस प्रस्ताव पर। अहिरावल, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं अपने मातृभूमि से गद्दारी करूंगा, इस कक्ष से बाहर निकाल दूंगा? अब तुम मर मर कर इसी कक्ष से बाहर निकलोगे। इतना कह प्रधानमंत्री ने अहिरावल को की ओर देखा और तेजी से महल से बाहर निकल गया। और अपने महल में आकर उसने चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू कर दिया, माल्यगढ़ के सच्चे देशभक्तों, मुकुंदपुर का राजा अहिरावल अब हमारी कैद में है। इस अवसर का लाभ उठाओ और एकत्रित होकर सेना पर धावा बोलकर उसे माल्यगढ़ से बाहर खदेड़ दो। मेरे बहादुर साथियों, याद रखो, जान पर खेल कर हम अपने देश की रक्षा करनी है और खून का एक एक कतरा देश के लिए बहा दो। और कुछ देर बाद विशाल जनसमूह प्रधानमंत्री से कह रहा था, प्रधानमंत्री जी, मत समझो कि आप अकेले हैं, हम सब आपके साथ हैं। चलो तो चलो, आओ मेरे साथ चलो। और अगले ही पल जोश और अरोत परोत होकर जनसमूह प्रधानमंत्री के साथ राजमहल की ओर बढ़ गया। राजमहल में पूछकर प्रधानमंत्री नेतृत्व में मल्लगढ़ के विशाल जनसमूह दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ा। शाबाश मेरे बहादुर साथियों, दुश्मन को मौत की घाट उतार दो, एक भी दुश्मन बचकर न नहीं पाए। ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर में अहिरावत की सेना मल्लगढ़ के मतवालों, देशभक्तों का सफाया कर दिया। और उधर गिरती पड़ती महारानी शिवालय की पहाड़ियों वाले जंगल में पहुंची। माँ, बहुत प्यास लगी है। मेरी बच्ची, प्यास तो मुझे भी लगी बहुत है। महारानी दया ने वीरित को गोद में उठाकर पेड़ की छाया में लिटा दिया। और कुछ देर बाद इन्हीं पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम किया। पद्मा, तुम यहीं भाई के पास बैठो, कहीं से पानी खोज कर लाती हूँ। अच्छा माँ। दोनों को वहीं छोड़कर रानी दया पानी की खोज में चल पड़ी। और काफी खोजबीन करने के पश्चात, ए भगवान, मेरी पुकार सुन ली। और जया ने एक पेड़ के पत्ते को तोड़कर पानी का डोंगा बनाया और दोने में पानी नदी से भरा। और तभी, ओह, अत्यंत जहरीला
था वह जहर ने तपा से दया का असर दिखाया। और अगले ही पल नदी की तेज धारा में बहकर दूर ले गई। उधर माँ पानी की खोज में गई, काफी देर हो गई है, अब तक तो वापस नहीं लौटी, उनसे खोजना चाहिए। और यह सोच वह विदित को वहीं पेड़ के नीचे लेटा छोड़ पद्मा जया की खोज में चल दी। और तभी वह जया की खोज में कुछ ही दूर गई थी कि ओह नहीं, नन्ही पद्मा पद्मा पकड़कर खा गई। और शेर नन्ही पद्मा को पकड़कर खा गया। और उधर नन्हे विदित की आंख खुली, वो अकेला पाकर रोने लगा। वो और कीर्त सिंह, इतनी ही बात बताने के पश्चात राजन, यह सब आपके परिवार की कहानी। गंधर्वराज, मैं कितना भागा हूँ। पिता पुत्र मारे हाथों मारे गए, अब भागा हूँ। पिता शत्रु के हाथों मारे गए, माँ सांप ने डस लिया, बहन को शेर फाड़ कर खा गया, मेरा जुड़वा भाई का पता नहीं न 23 वर्ष पूर्व, उसे भी जंगल में क्या हुआ क्या बीती। राजन, 23 वर्ष पूर्व जिस जिस पर जो बीता, अब मैं उन्हें उसके विषय में बताता हूँ। 23 वर्ष पूर्व तुम्हारे पिताजी महाराज युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त हो गए थे, और उन्होंने देश के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, इसलिए मरकर स्वर्ग गए। तुम्हारी माँ सर्प ने काटने पर बेहोश होकर नदी में गिर गई थी, और बेहोश अवस्था में ही दूर नदी की लहरों के तैरती चली गई। और कुछ दूर पानी में बहते रहने के बाद शिव का विष का प्रभाव उतर गया, और वह होश में आने पर अपनी समृद्धि खो चुकी थी। तो क्या मेरी माँ अब भी जीवित है गंधर्वराज? हाँ राजन, होश में आने पर और अपनी समृद्धि खोने के बाद वह वन वन नगर नगर भटकने लगी। कुछ खाने को पीने को मिल जाता तो उसे खा पी लेती, वरना भूखे ही पेट खुले आसमान के नीचे सो जाती। गंधर्वराज, इस समय मेरी माँ कहाँ है? राजन, इस समय तुम्हारी माँ यहाँ से 50 कोस दूर दीनापुर राज्य के दीनापुर की सड़कों पर कहीं वह आपसे भीख मांगती मिल जाएगी। ओह महलों की रानी, मेरी माँ इस समय भिखारिन की जीवन जी रही है। माँ के बारे में जानकर कीर्त सिंह मन ही में रो उठा। और इस प्रकार दुखी देखकर गंधर्वराज उनसे बोले, राजन अब मैं तुम्हें तुम्हारे राजन अब मैं तुम्हें तुम्हारे विषय में भी बताता हूँ। अहिल की कैद करने के पश्चात प्रधानमंत्री राजदेव ने शिवलिंग के जंगल में महारानी की खोज कराई। उन्हें बहुत तलाश करने पर भी न मिले, तो तुम महारानी ही मिली, न युवराज विदरित और न ही राजकुमारी पद्मा ही मिली। और तब वह कोई चारा न देखकर उन्होंने आपको मल्लगढ़ का राजा बना दिया। पर चूंकि अत्यंत छोटे थे, इसलिए संरक्षण कर वह प्रधानमंत्री 20 वर्ष तक मल्लगढ़ का राजकाज संभाला, और फिर आपको युवा होने पर प्रधानमंत्री राजदेव ने राजकीय आपके हाथों में सौंप दिया। गंधर्वराज, प्रधानमंत्री जी राष्ट्रभगत और कृतज्ञ प्राण किसी से भी न छिपी। उन्हीं की उन्हीं ने प्रताप से राज्य की विधि पूर्वक मल्लगढ़ का राज चल रहा हूँ। प्रधानमंत्री राजदेव मेरे लिए आदर्श का पात्र है। राजन, अब मैं तुम्हें तुम्हारे बहन पद्मा के विषय में भी बताता हूँ। मरकर उसने 1 वर्ष पश्चात वह प्रधान राजदेव की पत्नी ललिता की कोख से जन्म लिया, और उसका प्रबंध मंत्री राजदेव की पुत्री विनती पुत्र जन्म मेरी बहन पद्मा थी। हाँ राजन, विनीता ही पूर्व जन्म की तुम्हारी बहन पद्मा थी। ओह, दूसरे जन्म में मेरी बहन ने अपने राज्य में ही जन्म लिया। राजन, अब तुम्हें तुम्हारे भाई के विजित के बारे में बताता हूँ। पद्मा को छोड़कर जाने के बाद जब वह नींद से जागा तो घबरा कर रोने लगा। उसी समय वहां से जलाधर नाम के बहलिया गुजरा, और बहलिया वन में विद्रित को अकेला रोते देख कर
उसे विजित पर दया आ गई और विजित को अपने साथ ले गया। विजित का नाम लीलाधर रखकर उसने अपना पुत्र की तरह पालने लगा। क्या जो लीलाधर बहेलिया पतरंगे तोते के रूप में तुम्हें पकड़कर हमारे पास लाया हुआ हमारा जुड़वा भाई है? आपने सही पहचाना, वह राजन लीलाधर ही बहरूपिया बहेलिया ही है जिसका जुड़वा भाई है। ओह, यह तो आपने बड़ी खुशी की खबर सुनाई है गंधर्वराज। राजन, अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। 23 वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री जयदेव ने जिस अहिर रावल को कैद किया था वह अभी भी प्रधानमंत्री राजदेव की कैद में है। क्या अहिर रावल अभी भी प्रधानमंत्री कैद में है? हाँ राजन, माना कि 23 वर्ष पूर्व राजा अहिर रावल ने तुम्हारे पिता को मारकर अपराध किया था, पर वह अपराध इतना बड़ा नहीं था कि उसे 23 वर्ष लंबी कड़ी सजा दी जाती। राजन अहिर रावल बुरे तरह टूट चुका है, अब वह कैद से मुक्त हो कर दी जाना चाहिए। ऐसा ही करूंगा गंधर्वराज। और गंधर्वराज ने अपने सिर का एक बाल तोड़कर कीर्ति सिंह को देते हुए कहा, राजन, जिसने पहले आप दीनापुर जाकर अपनी माँ महारानी जया को मल्लगढ़ वापस लाइए, और इस बाल को जैसे ही आप महारानी जया के शरीर से स्पर्श कराएंगे वैसे ही महारानी जया की खोई हुई समृद्धि वापस लौट आएगी। ओह, तो यह बाल बहुत कीमती है। कीर्ति सिंह ने इंदिरा का बाल ले लिया। पश्चात राजन, अपने पतरंगे तोते के लिए यह पिंजरा जड़ित पिंजरा बड़े चाव से बनवाया था, इसलिए मैं इसे गंधर्वलोक वापस लौट कर 15 दिन पश्चात वहाँ एक पतरंगा तोता मल्लगढ़ भेज दूंगा। और गंधर्वलोक में तो पतरंगे ही होते हैं। गंधर्वराज, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपने मेरे बिछड़े हुए परिवार के बारे में जानकारी देकर मुझ पर बहुत उपकार किया है। राजन, अब मुझे विदा दो, मैं गंधर्वलोक जाना चाहता हूँ। और कीर्ति सिंह से विदा लेकर वे गंधर्वराज चित्रगढ़ से उसी समय गंधर्वलोक की ओर उड़ चले। मेरा भाई ही राज्य का राज्यातिथि में ठहरा हुआ है, अब मुझे जाकर उससे मिलना चाहिए। और कीर्ति सिंह उसी समय अतिथि गृह में लीला घर के पास पहुंचा। महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? संदेशा भिजवा देते, मुझे महल में बुलवा लिया था। लीलाधर हमें महाराज नहीं भैया को। यह क्या कह रहे हैं महाराज आप? मैं निर्धन आपके भैया कहने का साहस कैसे कर सकता हूँ? लीलाधर मेरे भाई, ऐसा न कहो, तुम मेरे भाई हो। लगता है महाराज का दिमाग चल गया है जो मुझे अपना भाई बता रहे हैं। लीलाधर अपने मन के प्रति उपजे हुए विचारों को कीर्ति सिंह तुरंत भाग गया। मेरे भाई, तुम मुझे पागल समझो न समझो, मैं सच में तुम्हारा भाई हूँ। और कीर्ति सिंह ने गंधर्वराज से विस्तारपूर्वक लीलाधर को बताई। वो सारी बात जानकर क्या मैं वास्तव में ही आपका भाई हूँ महाराज? हाँ लीलाधर, आओ मेरे गले लग जाओ। और लीलाधर ने आगे बढ़कर कीर्ति सिंह के गले लग गया। भैया, मेरे प्यारे भाई। और दोनों आनंद आनंद में डूबे बहुत देर तक एक दूसरे की छाती पर लगे रहे। वो पश्चात, लीलाधर, हमें समय दीनापुर चलना चाहिए, हमारे साथ चलोगे? दीनापुर चलना? वो किस लिए भैया? वहाँ हमारी माँ जन्मदानी माँ है लीलाधर में। दोनों उसी समय लंबा सफर तय करते हुए दीनाधर पहुंचे। सारे राज्य में घूमकर उन दोनों ने महारानी जया को खोजा। वहाँ वह वृद्धा शायद हमारी माँ हो सकती है। वो आओ उसके पास चलकर देखते हैं भैया। दोनों उतरकर वृद्धा के पास पहुंचे। मुझे गंधर्वराज के दिया बाल इस वृद्धा के स्पर्श करवा कर देखना चाहिए। और कीर्ति सिंह ने जेब से बाल निकाला और वृद्धा के कंधे पर स्पर्श किया। और अगले ही पल वृद्धा सोते से जागी। कीर्ति सिंह रथ
के ऊपर पताका देखकर वह बुरी तरह चौंक गई। मल्लगढ़ की राशि पताका, ऐसी पताका तो मल्लगढ़ के राजा के रथ पर फहरती है। ओह, तो यही हमारी माँ है। और दोनों तत्काल ही वृद्धा के चरणों में झुक गए। अरे कौन हो तुम, मेरे पांव क्यों छू रहे हो? और इस तरह, माँ हमारा अधिकार है। हाँ माँ, हम दोनों वर्षों पूर्व तुम्हारे से बिछड़ गए थे। बेटे कीर्त सिंह, विजय सिंह हमें लेने आए हैं। माँ वापस चलो, मल्लगढ़ वापस चलो। अपने पुत्रों को सामने देखकर दया खुशी का ठिकाना न रहा। और कुछ देर बाद रथ में सवार होकर दोनों मल्लगढ़ की ओर जा रहे थे और पूर्वजन्म के बारे में बताया। ओह पद्मा, मुझे बहुत है बहुत दुख हुआ और खुशी भी हुई। और मल्लगढ़ में ही जन्म लिया है। और सिर दोनों मल्लगढ़ पहुंचे। और प्रधानमंत्री राजदेव ने जब महारानी की जया और लीलाधर को रूम में विजय सिंह को जीवित देखा तो उनकी खुशी का सीमा न रही। महारानी जी, मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। मुझे यह देखकर बहुत खुशी हुई कि इस एक डाल पर पर उड़े हुए पक्षी बहुत समय बाद वापस डाल पर भी बैठे आए। प्रधानमंत्री जी, यह जानकर और भी खुशी होगी कि 23 वर्ष पूर्व मरने के एक साल पश्चात राजकुमारी पद्मा विनीता के रूप में आपके घर में जन्म लिया था। और मैं विनीता का कन्यादान करना चाहती हूँ। ऐसा ही होगा महारानी जी। और अहिरावण को कैद से मुक्त कर दिया। अब तुम स्वतंत्र हो और अपने मुकद्दर भिजवाने का प्रबंध करता हूँ। बेटा कीर्त सिंह, अब मैं मुकद्दर वापस जाकर क्या करूँगा? मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए अब मैं हिमालय पर जाकर अपना शेष जीवन तपस्या में बिताऊंगा। इतना कहकर अहिरावल वहां से चल दिया। और विनीता विनीता के विवाह के समय महारानी जया ने उसका कन्यादान किया। ऐसा लग रहा है जैसे पद्मा का ही कन्यादान कर रही हूँ। और कीर्ति सिंह अपने बिछड़े परिवार को पाकर बहुत खुश था। और कुछ समय बाद उसका विवाह पंतनगढ़ की राजकुमारी मुकुंदा से हो गया और पत्नी और परिवार के साथ सुखपूर्ण राज्य करने लगा। समाप्त दोस्तों।